गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम अपना एक नया टॉपिक देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। उसके आधार से कुछ सवाल भी देखेंगे। यह जो सिद्धांत है इम्पोर्टेंट सिद्धांत है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अब हाइजेनबर्ग ने कौन सा जो सिद्धांत दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है सन 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने यह अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत ऐसा नाम दिया, अनिश्चितता ही क्यों नाम दिया? बच्चों ध्यान में रखो, जैसे कि उसने कहा था कि कोई जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तब उसका सही स्थान और सही वेग एक साथ निर्धारित कर सकते नहीं, यह उसने अपने सिद्धांत में बताया। इसको मैं समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखो। जैसे अपने जिस रूम में अभी बैठे वहाँ पे देखो एक जो पंखा घूम रहा है, पंखा जो घूम रहा है यानी कि पंखा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। उसके जो पंख है वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब वह गति कर रहे हैं तो अगर हम उसकी गति जितनी भी वो गति कर, अगर वो हम सही बता सकते हैं तो उसका स्थान वो एग्जैक्ट सही हम बता सकते नहीं। अगर मान लो उसका स्थान हम सही बता दें तो उस समय उसका स्थान गति करते समय उसका स्थान अगर हम सही बताएं तो उसकी गति हम सही बता सकते नहीं। जैसे इसका एक दूसरा उदाहरण, मान लो कोई ट्रेन जा रही है, गति कर रही है। हम ऐसा कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है, ऐसा हम बताते हैं। यानी कि मान लो एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है, तो हमने ये उसका जो वेग है वो सही बता दिया, 90 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन जब ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति आवर सही वेग जब हम बताएंगे तब उसका स्थान हम सही बता पाएंगे नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे। तो जैसे हम बताएंगे उसका स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। उसका स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। मान लो अभी यहाँ है तो जैसे हम बताएंगे उससे में बदल जाएगा। यानी जब स्पीड में कोई चीज हो तब उसका स्थान बताना क्या होगा, उतना सिंपल हो पाता नहीं। और ऐसी जो अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म जो कण होते हैं उसमें ऐसी अनिश्चितता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जबकि भारी जो कण होते हैं उसमें ऐसी अनिश्चितता थोड़ी क्या होती है, कम होती है। लेकिन हल्की चीजों में ऐसी अनिश्चितता बहुत ज्यादा होती है। उसी के आधार से यहाँ पे बताया, ये जो ट्रेन का उदाहरण दिया मैंने, पंखे का उदाहरण दिया, तो एक केवल एग्जाम्पल था। हमें लिखना क्या है कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की सही स्थान और सही वेग एक साथ निर्धारित कर सकते नहीं, ऐसा हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया। और उसने उसके आधार से यह भी बताया कि जो स्थूल पदार्थ, स्थूल यानी कि बड़े, जो बड़े पदार्थ होंगे उसमें जो अनिश्चितता का जो मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जो छोटे पदार्थ है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन है, ऐसे अपरमाणुकीय कण है जिनका द्रव्यमान भी बहुत ही कम होगा और बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनका अनिश्चितता बहुत ही अधिक होगी। इस तरह से हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में ये सारी बात बताई थी। और उसी के आधार से एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन भी हम देखते हैं। इक्वेशन में यहाँ पर आपको लिखा है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर इक्वल टू h अपन 4पाई। सबसे पहले सभी बता देता हूँ, डेल्टा x यानी क्या, स्थान की अनिश्चितता। डेल्टा x यानी क्या है, स्थान की अनिश्चितता। डेल्टा p यानी संवेग। तो ध्यान में देना बच्चों, यहाँ पे इसी सूत्र को मैं इस तरह से दर्शा रहा हूँ, डेल्टा x इंटू डेल्टा n v ग्रेटर इक्वल टू एज इक्वल टू h अपॉन और ये जैसा था वैसे रखा। p की जगह पे मैंने क्या रखा है, mv यानी कि p इज इक्वल टू mv, संवेग का जो इक्वेशन था p इज इक्वल टू mv। अब n यानी क्या, द्रव्यमान, v यानी क्या, वेग। अब कोई भी चीज है जैसे कि ये चौक का द्रव्यमान हम मान लेते हैं 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। अगर मैं इसको यहाँ से गति कराऊंगा तब भी उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा। भले ही वो गति करेगा लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव होगा नहीं। हाँ, उसके वेग में बदलाव आ सकता डेल्टा यानी कि जो बदलाव, और ये m तो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर रहने के कारण इस इक्वेशन को m को मैं कहाँ भेज देता हूँ, उस तरफ, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू
ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि यह जो अनिश्चितता है इनसे क्या होगी, बड़ी होगी। और यह अनिश्चितता मैंने आपको बताया, यह अनिश्चितता बड़ी कब होगी, उसमें दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और जैसे कि कोई बड़ा पदार्थ। तो बड़ा जो पदार्थ होगा उसमें अनिश्चितता क्या है, कम आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे पदार्थ के अंदर ये जो अनिश्चितता बहुत ही अधिक आती है। इसीलिए इसी इक्वेशन से ये जो m अपने कहाँ पे आ जाएगा, बटे m कहाँ पे है, बटे में है। और इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी बताते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा x जैसे कि मैंने आपको बताया, डेल्टा x क्या है, स्थान की अनिश्चितता। डेल्टा v यानी कि वेग की अनिश्चितता, यानी कि स्थान का अंतर, वेग का अंतर, h प्लैंक अचलांक। प्लैंक स्थिरांक की वैल्यू आपको मालूम है 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। जो मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सारी चीजें ऐसे ही बता देता हूँ, आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है बच्चों। डेल्टा x स्थान की अनिश्चितता, डेल्टा v वेग की अनिश्चितता, h प्लैंक स्थिरांक 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू जानते ही हो 3.14 या 22/7 दे सकते हैं। n यानी कि द्रव्यमान, n यानी क्या है, द्रव्यमान। अब इसी इक्वेशन के आधार से हमें एग्जांपल देखने हैं। इसी इक्वेशन के आधार से हमें ये दो एग्जांपल देखने हैं। हम दोनों एग्जांपल देख रहे थे। सबसे पहले लिखा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, यानी दूरी आपको दे दी है 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका वेग मापन में अनिश्चितता क्या होगी, वेग की अनिश्चितता। वेग की अनिश्चितता क्या होगी ऐसा पूछा है। वेग की अनिश्चितता यानी डेल्टा v की अनिश्चितता हमें क्या है, दूरी यानी कि स्थान, दूरी यानी कि स्थान। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा x की वैल्यू हो गई। अब इक्वेशन में हम यही चीज रखेंगे। इक्वेशन जो अपना था डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। इक्वेशन में सभी की वैल्यू रख देते। हमें ढूंढना क्या है, डेल्टा v ढूंढना है। इसी इक्वेशन की कर्ता को मैं क्या बनाऊंगा, डेल्टा v, और डेल्टा x को बराबर की उस तरफ भेजूंगा। इक्वेशन क्या बनेगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x। मुझे डेल्टा v ज्ञात करना था, इसलिए डेल्टा v को इक्वेशन का कर्ता बना दिया। अब सबकी वैल्यू रख देता हूँ। h की वैल्यू आप जानते ही हो, h की वैल्यू क्या है 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अपॉन 4 का क्या रखा है, 4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणा m यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ पे दिया नहीं, आप देख सकते हो इक्वेशन में द्रव्यमान दिया नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दूरी है ना, किसकी दूरी है, इलेक्ट्रॉन की। तो द्रव्यमान भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें ज्ञात है, आगे हमने बताया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये याद रखना पड़ेगा आपको बच्चों, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्या था, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, जो कि यह वैल्यू आगे आ चुकी है, आपको दी जाएगी नहीं। आपको याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम इंटू डेल्टा x स्थान की अनिश्चितता। अब यहाँ बच्चों ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या लिखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने आपको बताया था जो दूरी होती है उसकी SI मतलब क्या होती है, मीटर होती है। यहाँ नोट करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, वैल्यू रखनी है इसलिए। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम जब 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻−10 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0.1 गुणा 10⁻10 यानी एंगस्ट्रॉम को, आप सिंपल इतना याद रखो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻−10 से गुणा करते हैं, या मीटर को एंगस्ट्रॉम में गुणा करना हो तो 10⁻10 से गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे।
एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की घात -10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यह जो एंगस्ट्रॉम को मैंने किस में बदल दिया, मीटर में, तो यही वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ 0.1 गुणा 10⁻10 मीटर। मैंने एंगस्ट्रॉम में रखा नहीं, क्योंकि जो दूरी होती है उसकी जो SI मात्रा होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। वह क्या होती है, मीटर। इसलिए मैंने एंगस्ट्रॉम में से इसमें कर दिया मीटर। और जब भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना हो, एंगस्ट्रॉम वाली चीज को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की घात -10 से गुणा करते। अब इन सब का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि SI मात्रा। तो यहाँ पे आगे के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जूल इज इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। यह वैल्यू, तो ये जूल की जगह यही मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये जूल की जगह यही वैल्यू लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिखा, और ये ऊपर लिखूंगा तो क्या आएगा, सेकेंड माइनस, ठीक है। अब जो चला जाता है उसको निकालूंगा, ये किलोग्राम और ये किलोग्राम निकल गया, ये सेकेंड और ये सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मान लो मैं इसको बटे में लिखूं तो ये 2 बार और ये चला गया, तो यानी बटे में क्या आया, सेकेंड। यह मीटर और ये मीटर स्क्वायर का ये चला गया, यानी आप देख सकते हो बचा केवल क्या, मीटर प्रति सेकेंड। पूरे में आपको बचा क्या, मीटर प्रति सेकेंड। और जो वेग है उसके ऐसा मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इन सबका जो गुना है वो हमें कर देना है। तो इन सबका गुना क्या होगा बच्चों, वो देख लेते हैं। आपको कैलकुलेटर में क्या करना है वो ध्यान में देने वाली बात है। सबसे पहले कैलकुलेटर में आपको 6.626 बट्टे में क्या करना है, 4, बट्टे में 4। जो भी आंसर आए उसके दोबारा बट्टे भाग करना है 3.14 से। यहाँ भले गुणा लिखा है लेकिन इस वैल्यू का तो भाग ही है ना, इसलिए बटे क्या करना है 3.14। उसका जो भी आंसर आए उसको वापस बटे में करना है 9.8। उसका भी जो आंसर आ जाए उसको बटे में आपको करना है 0.1। तो जो आंसर आ जाएगा आपका 0.579। ये आंसर आ गया। दूसरा, अब घात की बात करते हैं। यह जब भी आप कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन को 2 बार करना है, क्योंकि गलती हो तो अपने निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि -34 है, यह -31 ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +31 होगा, यानी 10 की घात -34। ये -31 ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -10 ऊपर आएंगे तो क्या होगा, +10, यानी -34 + 31 कितने होंगे, -3 हो जाएंगे बच्चों। कितने हो जाएंगे, -3 होंगे। और -3 + 10 यानी कितना होगा, 10 की घात 7। 10 की घात कितनी हो जाएगी, 7। अब मैंने आपको कहा था पॉइंट के आगे 0 होना चाहिए, पॉइंट के आगे 1 से लेकर 9 के बीच की कोई संख्या होनी चाहिए। पॉइंट को नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूँ, राइट साइड पे यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड। तो 5.79 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। कंप्लीट बच्चों, एक बार टैली कर दीजिएगा, उस तरह से आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा सवाल है, एक गेंद का जो द्रव्यमान 40 ग्राम तथा उसकी गति 45 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कोई ऐसी गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है। उसकी गति, वो गेंद जब गति कर रही हो तो उसकी गति आपको दी है 45 मीटर प्रति सेकंड। गति को 2% यथार्थता के अंदर, यह चीज नहीं है बच्चों, ध्यान देना, 2% यथार्थता के अंदर मापा जा सकता है। यानी ये जो गति है उसके अंदर केवल यथार्थता कितनी है, 2%। यथार्थता कितनी है, 2% है, उसके अंदर मापा जा सकता है। तो स्थिति में अनिश्चितता की गणना करनी है। बच्चों ये सवाल थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपका सूत्र था डेल्टा x
इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू h अपॉन 4πm। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? स्थिति की अनिश्चितता किसकी निकालनी है? स्थिति के आधार से क्या आएगा? डेल्टा x। तो डेल्टा x को इक्वेशन का कर्ता बना देते हैं h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा v। कंप्लीट बच्चों। अब हमारे पास h की वैल्यू है m द्रव्यमान भी है 40 ग्राम और डेल्टा v की वैल्यू दी नहीं। तो सबसे पहले वो निकाल देते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना m की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 40 ग्राम। लेकिन आपको बच्चों मालूम है कि जो द्रव्यमान है वो हम किसमें रखते हैं? SI मात्रक के आधार से किलोग्राम में रखते हैं। तो द्रव्यमान को अब 40/1000 कर गया या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। बच्चों ध्यान देना, ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से भागेंगे या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से गुणा करेंगे। यह चिपता है 1000 वैल्यू है, गुणा कब करेंगे, भाग कब करेंगे? एक बार याद रखो तो दूसरे में उससे उल्टा ही होगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करेंगे। अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भागेंगे। तो 1000 से भागने का मतलब 10 की घात -5 से क्या करना है? 3 से गुणा कर देना है। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब डेल्टा V के लिए यथार्थ यहाँ पे बताइए गति कितनी है? 45 मीटर प्रति सेकंड और यथार्थ कितने प्रतिशत है? 2%। कितनी है? 2% है। इसीलिए बटे में कितना आएगा? 100%। इसलिए ये 2% 100 में से कितनी है? 2%। अगर इनका जब हम गुणा करेंगे तो 45 गुणा 2 कितना आएगा? 90/100। जब 90/100 आप 100 करोगे तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी 0.9 मीटर प्रति सेकंड। यह 2/100 क्यों किया? क्योंकि 2% यथार्थता दी थी इसलिए। तो आपने क्या किया? 45 गुणा 2/100। अब बच्चों सभी की हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के लिए जो डेल्टा x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है? 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। और की वैल्यू और पाई की वैल्यू 3.14 m द्रव्यमान की वैल्यू जो हमने निकाली 40 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? 0.9। एक बार देख लीजिएगा h की वैल्यू 6.624 4 का 4 पाई की वैल्यू 3.14 m द्रव्यमान, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और डेल्टा V की वैल्यू 0.9। अब इन सभी का आपको क्या करना है? गुणा करना है और जो भी उसका जो गुणा आएगा और उसका क्या होगा? आंसर होगा। और डेल्टा x स्थान है दूरी यानी कि इसकी SI मात्रक क्या है? बच्चों मीटर ही आएगा। आगे एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरह से गुणा भाग में लो उसका आंसर आ गया है। इस तरह से हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत आपके सामने क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी तक जो चला उसका मैं बच्चों रिवीजन देता हूँ। ये चैप्टर 2 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल वाले टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अब एक बहुत ही मजेदार टॉपिक और आएगा, कक्षा और कक्षक, जिसके बारे में हम 9वीं 10वीं में पढ़ के आए थे वही टॉपिक है। लेकिन जो सवाल वाला पोर्शन था, जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया। अभी तक हमने 4 से लेकर 5 तरह के एग्जाम्पल देखे, 4 से लेकर 5 तरह के इक्वेशन देखे। आपको क्या करना है बच्चों? एक पेज लेना है, उस पेज पे 4 और 5 के जो सूत्र है वो लिख देना है। उस सूत्र के अंदर जो चीजें उसको बतानी है उसकी SI मात्रा लिखनी, जिससे कि आपको क्या रहेगी? आसानी रहेगी। सबसे पहले जो हमने इक्वेशन देखा था बच्चों, हम वो देख लेते हैं। C = V × लैम्बडा। सबसे पहला सूत्र था C यानी प्रकाश की गति, या कोई भी उस तरह से V × लैम्बडा। V यानी क्या थी? आवृत्ति। यह क्या थी? आवृत्ति, जिसकी SI मात्रक सेकंड इनवर्स या तो हर्ट्ज होती है। लैम्बडा क्या थी? तरंग
उसके बाद इसी के आधार से जो हमने अपना दूसरा इक्वेशन देखा था, जो v बार यानी क्या था, 1/λ। v बार यानी क्या, तरंग की संख्या, उसका इक्वेशन था 1/λ। उसके बाद दहलीज आवृत्ति भी हमने देखा था, hv माइनस hv0 इज इक्वल टू, उस तरह से बना है स्क्वायर के आधार से, ठीक है। दहलीज ऊर्जा का इक्वेशन था hv माइनस hv0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हमने प्रूव किया था। यहाँ पे v यानी क्या है, वेग है, यह v यानी क्या है, वेग है, और यह v यानी क्या है, आवृत्ति, ऐसा भी आपको बताया था। उसके बाद हमारा इक्वेशन आता है E इज इक्वल टू hv इज इक्वल टू hv, और v को यहाँ पे आवृत्ति को इक्वेशन का कर्ता कर दिया था, उसके आधार से हमारा इक्वेशन बना था E इज इक्वल टू hc/λ। ये हमने इक्वेशन लिखा था। फिर उसके बाद भी एक और जो लास्ट के वीडियो के अंदर हमने जो एग्जांपल देखे, E इज इक्वल टू hc/λ, और जो दूसरा उस तरह लिखा था, यहाँ पे c यानी प्रकाश का, लैम्डा यानी करंट ग्रेविटी, जिसके ऐसा नंबर क्या होगी, मीटर होगी। दूसरा जो हमने अभी देखा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यह जो सारे जो इक्वेशन है उसी के आधार से, ये यानी कि टोटल 4 से 5 तरह के इक्वेशन है, उन्हीं के आधार से सवाल आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल कंपलसरी आएगा। अब उसके लिए ये 4 से लेकर 5 तरह के जो इक्वेशन है वह तैयार रखो, उसके आधार की प्रैक्टिस रखो, यानी कि आपका ये सवाल वाला पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिनों के समय अंतराल में उसका रिवीजन करते रहो बच्चों, यानी कि ये याद। दूसरा, अगर किसी बच्चे को कन्वर्ट करने, जैसे कि ये जो हमने एंगस्ट्रॉम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, ऐसा कन्वर्ट करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बच्चों बताना, विशेषकर मैं उसका एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी तो, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था तो मैंने उनको पर्सनली भी कुछ वीडियो बना के भेजे थे। अगर आपको हो रहा, सभी को अगर मान लो मेजोरिटी में अगर ये प्रॉब्लम हो रही तो एक अलग से उसका दोबारा मैं वीडियो बना। आशा रखता हूँ आपको जो भी समझाया वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों को बताइएगा। धन्यवाद।